प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपना यूनिट 4 में जो आज का टॉपिक रहेगा वो अंतराल समीकरण रहेगा, जिसमें अपन ने पीछे के जो वीडियो है उसमें अपन ने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है वो आपका जो है पढ़ा था। अंतराल समीकरण देखो कब आपका जो है अंतराल समीकरण यूज में आता है, अगर मान लो अभिकारक की सांद्रता है, कोई सा भी अभिकारक है, जिसमें इसमें अपन ने अभिकारक ए से क्या लिया उत्पाद। अब अगर बाई चांस मान लो अभिकारक की जो है सांद्रता है अगर ज्ञात नहीं हो, तो उस स्थिति में यानी कि प्रारंभिक जो भी सांद्रता है अगर वो ज्ञात नहीं हो, तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, वेग नियतांक का निर्धारण करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण आया है उसमें क्या करते हैं, सुधार करते हैं उस समीकरण में, और फिर उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, वेग नियतांक का जो है निर्धारण करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उस अभिकारक की प्रारंभिक जो सांद्रता होती है उसको हटा दिया जाता है। वो हटाएंगे कैसे, कि कितनी मात्रा है उस प्रारंभिक सांद्रता में से कम हुई है, उस मात्रा को अगर अपन उसमें से घटा देंगे तो प्रारंभिक सांद्रता है वो आपकी हट जाएगी। तो ये क्या हुआ, उन प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता के बीच में क्या आ गया, एक अंतराल आ गया। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, अंतराल समीकरण है कहा जाता है। यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता अगर ज्ञात नहीं हो तो अंतराल समीकरण का यूज कब करते हैं, यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो तो वेग नियतांक का निर्धारण यानी कि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तो वेग नियतांक का निर्धारण है अपन क्या करेंगे इस अंतराल समीकरण। तो वेग नियतांक का निर्धारण अंतराल सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, अंतराल सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। और इसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रारंभिक यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तो वेग नियतांक क्या है उसका अपने को निर्धारण करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अंतराल सूत्र का प्रयोग करते हैं। और अंतराल सूत्र में अपन क्या करते हैं, जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है वो आपकी क्या होती है, हटा दी जाती है। और उसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लो माना यदि आपका क्या है T1 और T2 समय पर अलग अलग समय रहेगा, माना T1 वे T2 समय पर दो भिन्न समय हो गए। T1 वे T2 समय पर अभिकारकों की मात्राएं क्रम से x1 वे x2 अपघटित होती है। यानी कि क्या हुआ, T1 में T2 समय यानी कि एक तो अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता है और दूसरा है T2 समय पर यानी कि अभिक्रिया स्टार्ट हुई उस समय पर। तो T1 समय पर अभिकारक की जो है मात्रा है वो x1 अपघटित हो जाती है और T2 समय पर अभिकारक की क्या है x2 मात्रा अपघटित हो जाती है। तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, समीकरण है जो अपन ने लिया था प्रथम कोटि अभिक्रिया में, जो अपन ने समीकरण लिया था क्या था, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार समीकरण अपना क्या था कि पहला समीकरण अपने को यह प्राप्त हुआ था k बराबर 2.303 t अपॉन का log क्या था आपका a बटा क्या था a माइनस का x था। यहां पर अपने को क्या ज्ञात करना है, t1 के रूप में लेना है। तो दूसरा यही समीकरण को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, t बराबर 2.303 अपॉन का k और क्या हो जाएगा log a बटा a माइनस का x, जहां पर आपकी a क्या है प्रारंभिक सांद्रता है और a माइनस x क्या है। जब प्रारंभिक सांद्रता में से मैं क्या घटा दूं, जो अवघटित हुई मात्रा घटा दूं, तो वो क्या आ जाती है आपकी अंतिम सांद्रता के रूप में आ जाती है। यहां पर इसी की जगह लिखा था a0 की जगह a लिखा है और a की जगह क्या लिखा था, a0 माइनस का जो है आपका मान आएगा वो अंतिम सांद्रता, यानी कि ये जो है आपका ये तो a0 a की पावर 0 की जगह a लिखा और a की पावर जो है सिर्फ a था उसकी जगह क्या लिखा a माइनस x। पीछे के वीडियो को दोबारा से देख लेना तो आपकी क्लियर चीज हो जाएगी। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। तो देखो क्या हुआ,
अंतराल समीकरण कब ज्ञात किया जाता है? यदि अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तो वेग नियतांक का निर्धारण करना है, तो उसके लिए अंतराल सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि T1 और T2 समय पर अभिकारक की मात्राएं T1 पर x1 अपघटित होती है और T2 पर क्या हो जाती है, x2 अपघटित हो जाती है। तो अपन है प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण आया, क्या सूत्र था आपका, k बराबर 2.303 अपॉन का t log a बटा a माइनस का x, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t बराबर लिखूंगा तो t की जगह k चला जाएगा, तो यही सूत्र क्या बन जाएगा, t बराबर 2.303 अपॉन का k log a बटा a माइनस का x। अपने को देखो ये वाला समीकरण यूज में लेना है, क्यों अपने पास में क्या है, T1 और T2 अलग अलग है, तो उसके आधार पर अपन अंतराल समीकरण बनाएंगे। इसका मतलब ये वाला सूत्र, ये सूत्र और दोनों सूत्र एक ही है, लेकिन अपन ये सूत्र यूज में लेंगे। तो इसको देखो मैं मिटा देता हूं और ये आपकी पूरी डेरिवेशन है, इसको मैं इधर बना देता हूं, या फिर इसको एक बार ये लैंग्वेज इसको मैं मिटा रहा हूं, इसकी सहायता से अपन देखते हैं। तो देखो अपना समीकरण था T, मेन समीकरण अपना क्या है, T बराबर 2.303 अपॉन का क्या है log a बटा a माइनस का x। ये तो है अपना जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का सूत्र। अब देखो इसकी सहायता से अपने को अंतराल समीकरण ज्ञात करना है। तो अंतराल समीकरण में अपन ने क्या देखा, T1 समय पर है अभिकारक की सांद्रता कितनी अपघटित होती है, x1, ठीक है। T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी अपघटित होती है, x2। लेकिन वेग नियतांक दोनों के लिए क्या रहेगा भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक तो सेम ही रहेगा, ठीक है। K1 ही रखेंगे, क्यों, अपन K2 तो कर नहीं सकते, क्यों, अगर अपन K2 कर देंगे तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक हो जाएगा। इसका मतलब है अपन T1 चेंज करेंगे लेकिन K1 और K2 को चेंज नहीं करेंगे। तो देखो T1 बराबर अपना क्या समीकरण बनेगा, तो देखो इसी की जगह मैं क्या करता हूं, T1 बराबर क्या बनेगा, 2.303 अपॉन का K1। K1 का मतलब 1 क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, तो कोटि तो वही अभिक्रिया है, क्यों, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग का समीकरण है। तो T1 बराबर K1 क्या, log a बटा a माइनस का, अब T1 समय पर अभिकारक की क्या सांद्रता अपघटित होती है, x1। तो यहां पर इस x की जगह मैंने क्या कर दिया, x1, क्यों, T1 समय पर अभिकारक की कौन सी सांद्रता अपघटित हो जाती है, x1 सांद्रता अपघटित होती है। अब देखो T2 समय पर, तो T2 समय पर समीकरण क्या रहेगा, 2.303 अपॉन का, यहां पर भी K1 रखना है, क्यों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का निर्धारण कर रहे हैं। अगर K2 करोगे तो वो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब वेग नियतांक वही रहना है, K1 log a बटा a माइनस का, T2 समय पर आपकी अभिकारक की सांद्रता कितनी अपघटित हो रही थी, x2, तो क्या हो जाएगा, a माइनस का x2। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। यानी कि अपन क्या करते हैं, अंतराल समीकरण की सहायता से अगर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अगर जो है ज्ञात नहीं हो तो वेग नियतांक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है वो चीज अपन सीख रहे हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है आपकी, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो इधर तो क्या बन जाएगा, T2 माइनस का T1, ये फॉर्मूला बन गया। 2 में से 1 घटा दिया, T2 माइनस का क्या हो गया, T1। अब देखो T2 की वैल्यू क्या है, तो 2.303 अपॉन का K1 log a बटा a माइनस का x2, फिर क्या दे रखा है, T2 दिया हो गया, T2 माइनस का T1, माइनस T1, तो माइनस T1 में अपन आते हैं, माइनस T1 की वैल्यू क्या है, 2.303 अपॉन का क्या होगा, K1 और log a बटा a माइनस का x1, ठीक है। ये समीकरण है, इसमें सिंपल मैथमेटिकल अपन ने ऑपरेशन किया है, तो उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो किस प्रकार से अपन करते हैं, तो T2 माइनस T1 किया, T2 की वैल्यू ये होगी आपकी और T1 की वैल्यू ये होगी, माइनस में कर दिया। अब देखो यहां पर है आपका इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या है, 2.303 K1 और 2.303 K1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं। तो क्या समीकरण बनेगा, T2 माइनस का T1 बराबर 2.303 अपॉन का K1 है, ये तो आपका क्या हो गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, इधर बचेगा log a बटा a माइनस का x2 माइनस, ये आपका कॉमन आ चुका है, तो क्या होगा log a बटा a माइनस का x1।
तो इस प्रकार से ये अपना समीकरण बना। अब देखो यहां पर एक सूत्र बनेगा, क्या सूत्र बना, log m माइनस का n, log m माइनस का log n अपना सूत्र बन रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, log m बटा n, ये सूत्र होता है। अपने पीछे के वीडियो में भी ये अपने किया था आपका, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, ये log m माइनस log n, ठीक है, log m हो गया माइनस log n। तो log m माइनस log n क्या होता है, बराबर होता है log m बटा n। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा देखो, t2 माइनस का t1 बराबर 2.303 अपॉन का क्या होगा k1, log हो गया आपका m की वैल्यू अपन दर्शा देते हैं। तो log m की वैल्यू क्या है आपकी, a बटा a माइनस का x2 बटा क्या होता है n आपका क्या था, a बटा a माइनस का x1। तो देखो क्या समीकरण प्राप्त होगा, t2 माइनस का t1 बराबर, ठीक है, t2 माइनस का t1 बराबर 2.303 अपॉन का k1। अब देखो क्या कैंसिल होगा, a बटा a माइनस x2 आपका नीचे आएगा, a और जो है आपका a नीचे रहेगा और a माइनस x1 आपका ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब क्या होगा, इसको अलग करके भी कर सकते हो। बाकी ये सिंपल मैथमेटिक्स आपकी जो है सूत्र है, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 आपका कहां पर आ जाएगा, ऊपर, और x2 आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या सूत्र बनेगा, a माइनस का x1 अपॉन का क्या बनेगा, a माइनस का x2। तो ये अपना क्या बनता है, सूत्र आपका बनता है। इसी सूत्र को क्या कहा जाता है, अंतराल समीकरण है कहा जाता है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 3 है, समीकरण 3 अंतराल समीकरण कहलाता है। अब देखो अपने को अभिकारक की यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, नहीं भी पता हो तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं, क्यों अपने को अब उसकी अपघटित हुई मात्रा दर्शा दी। तो अपन क्या करते हैं, उसमें से मान प्रारंभिक सांद्रता अपन क्या ले रहे थे, ए थी आपकी प्रारंभिक सांद्रता, कौन प्रदर्शित करता है, ए। उस ए को अपन ने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। देखो पहले सूत्र में आपका क्या था, ए साथ में आ रहा था, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, t1 और t2 समय पर। लेकिन अंतराल समीकरण में क्या हुआ, उससे प्रारंभिक सांद्रता को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। और फिर उसकी सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। तो कैसे होगा, अपने k1 है तो k1 ज्ञात करना है। k1 बराबर क्या होगा, k1 की जगह क्या आ जाएगा, t2 माइनस का t1। तो देखो अंतराल समीकरण की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है, अगर मान लो किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तो उस स्थिति में उस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का निर्धारण करना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, आपकी दो भिन्न भिन्न समय पर सांद्रताएं जो अपघटित हो रही सांद्रताएं हैं उनको दर्शाते हैं और उसके अनुसार प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग का समीकरण है उसको लिखते हैं। तो समाकलित वेग का समीकरण k बराबर ये होता है, t बराबर लिखे तो t की जगह क्या आ गया, k आ गया। ये सूत्र आपका समाकलित वेग समीकरण पीछे के वीडियो में अपन ने पढ़ा। अब देखो t1 बराबर 2.303 अपॉन k1, क्यों, वेग नियतांक तो एक ही रहेगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो ऐसा नहीं t1 इसकी जगह k1 कर दिया तो t2 की जगह अगर k2 नहीं करना है, क्यों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो वेग नियतांक क्यों नियत है, तो ये तो आपका क्या रहेगा, उस अभिक्रिया के लिए नियत ही रहेगा। वेग नियतांक तो एक ही अभिक्रिया के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, भिन्न भिन्न समय पर वेग नियतांक तो क्या रहता है, एक ही रहता है। तो यहाँ पर भी k1 होगा a बटा a माइनस का x2। फिर आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को घटाते हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा log m माइनस का log n बराबर क्या होगा, log m बटा n। और t2 माइनस का t1 बराबर ये सूत्र है। इस प्रकार से जो है इसको मल्टीप्लाई में करोगे, ये तो log a माइनस का x2, ये a माइनस का x1 ऊपर आ जाएगा और a आपका नीचे रहेगा। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हल करके भी देख सकते हो और सीधा यहाँ पर जो है काट सकते हो। फिर t2 माइनस का t1, तो यहाँ पर जो है आपका a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर a माइनस का x1, नीचे क्या बचा, a माइनस का x2। तो यही समीकरण क्या कहलाता है, अंतराल समीकरण कहलाता है, जो समय का अंतराल हो गया t2 माइनस का t1। तो ये तो आपका समाकलित वेग समीकरण है, टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब देखो यहां से जो है आगे का टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अब देखो अर्धायुकाल आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, जो है आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अपने सिलेबस में दो ही है,
शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो है आपका अंतराल समीकरण। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण कौन कौन से, तो जितनी भी रेडियो विघटन अभिक्रियाएं होती है, रेडियम का विघटन, यूरियम का विघटन, नाभिकीय विघटन अभिक्रियाएं जो भी होती है वो आपकी कौन सी कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। तो कहीं पर भी विखंडन की अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, रेडियो एक्टिव जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, अगर उन अभिक्रियाओं की कोटि अगर प्रश्न में नहीं दे रखी है तो आपको याद रखना है वो अभिक्रियाएं कौन सी कोटि की अभिक्रियाएं होती है, प्रथम कोटि की जो है आपकी अभिक्रियाएं होती है। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऐसे और उदाहरण है, पाठ्य पुस्तक उदाहरण आपको ध्यान में रखने। तो अर्धायुकाल जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब उसके लिए अर्धायुकाल आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है वो पूरा समझ में आ रखा है। अगर वो समाकलित वेग समीकरण है शून्य कोटि या प्रथम कोटि के लिए समझ में नहीं आ रखा है तो फिर अपन अर्धायुकाल है उस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, और अर्धायुकाल टॉपिक नहीं क्लियर कर पाओगे तो इस टॉपिक से, अर्धायुकाल से पिछले 3 या 4 साल से जो है आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल है आपका है 100% पूछा जा रहा है। पिछले 3 या 4 साल के आप पेपर उठाकर देख लो बोर्ड एग्जाम के, वहां पर अर्धायुकाल से संबंधित आपको प्रश्न है 2 नंबर का न्यूमेरिकल, पूरा टोटल 4 नंबर का पार्ट है, उसमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल है आपका, हर साल है पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस पार्ट का। तो उसके लिए आपको क्या याद करना होगा, क्या याद रखना है, रिवीजन किस टॉपिक का करना है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, पूरी डेरिवेशन ही याद रखनी है। नहीं तो सूत्र तो आपको जो है 100% याद ही होने चाहिए कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग के कौन कौन से समीकरण हैं। जितने भी आपके समीकरण हैं, जैसे प्रथम कोटि के लिए 2 या 3 प्रकार के संभावित समीकरण थे, समीकरण एक ही है लेकिन उसको अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, तो वो सारे जो है दोनों टॉपिक है वो आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस टॉपिक को दोबारा से आपको रिवाइज करना है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन है पूरा इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक है अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।